नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की हर बड़ी और अहम खबर, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव और एक्सप्लोसिव न्यूज स्टोरीज, वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज और वॉर ब्रेकिंग न्यूज जो युद्ध के मैदान से सीधे आ रही है। इस वक्त की जो बड़ी खबर युद्ध के मैदान से आ रही है वो ये कि यूक्रेन को मदद पर जर्मनी में तकरार है। चांसलर विदेश मंत्री में नोक-झोंक हुई है यूक्रेन की मदद को लेकर। कैबिनेट मीटिंग से निकली हैं विदेश मंत्री। सोल यूक्रेन को मदद देने के खिलाफ हैं। वक्त कम है और रूस का लक्ष्य बहुत बड़ा, इसीलिए कीव पर कब्जे का नया अभियान शुरू कर दिया गया है। यूक्रेन पर ताबड़तोड़ प्रहार के बीच कीव को लगातार 48 घंटे से निशाना बनाया जा रहा है। कीव में कई धमाके हुए हैं और 4 लोगों की मौत हो गई है। कीव को दहलाने के साथ ही जल्द कब्जे के लिए रूस बेलारूस फ्रंट से नई तैयारी कर रहा है। युद्धाभ्यास के नाम पर रूस यहां 13,000 सैनिक भेज रहा है और माना जा रहा है कि युद्धाभ्यास के दौरान ही रूसी सेना बेलारूसी फौज के साथ कीव की तरफ कूच करेगी। यूक्रेन को दूसरे मोर्चों पर कमजोर करने के लिए बेलारूस फ्रंट से बड़े हमले की तैयारी की जा रही है। शनिवार की सुबह होने से पहले ही फिर कीव में खतरे का सायरन गूंजने लगा। कुछ ही देर बाद आशंका सच साबित हुई और राजधानी कीव बैलिस्टिक मिसाइलों के धमाकों से दहल उठी। रूस की मिसाइलों के टारगेट पर कीव के रिहायशी इलाके थे। रूस के मिसाइल हमले में 4 लोगों की मौत हो गई। मिसाइल धमाकों की चपेट में आने से 3 जख्मी हो गए। कई इमारतें तबाह हो गईं। पिछले 48 घंटे से यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में रह रहकर धमाके हो रहे हैं। यूक्रेन के आसमान में रूसी मिसाइल और आत्मघाती ड्रोन की आवाज गूंज रही है। दो दिनों में यूक्रेन की राजधानी से लेकर दूसरे इलाकों में रूसी हमले से जबरदस्त तबाही हुई है। कई इमारतों में आग लग गई और दर्जनों लोग जख्मी हो गए। कीव में मिसाइल हमले के दौरान कई धमाके हुए। लोग अंडरग्राउंड शेल्टर्स में छिपे रहे। आग और धमाकों का दौर थमा तो सुबह कीव में तबाही का डरावना मंजर था। पाइपलाइन टूटने की वजह से कीव में जोरदार आग के बाद सड़कों पर पानी बह रहा था। आग जैसे हालात के बीच गाड़ियां और इमारतें जल रही थीं। कीव में मेट्रो स्टेशन, कैफे, दुकान और रिहायशी इमारतों को रूस ने मिसाइल से निशाना बनाया है। ज़ेपोरिज़िया में भी रूस ने मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया। रिहायशी इलाके में हमले की वजह से 10 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए और कई इमारतें मलबे में तब्दील हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक कीव के अलावा क्रीवी रीह, पोल्टावा, सुमी, खार्किव, चेरकासी, चेरनिहिव, खमेलनत्स्की, नेप्रोपेट्रोवस्क, ओडेसा और मेकोलेव में भी हमला किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा तबाही रूस के 2 इस्कंदर M मिसाइलों से हुई। दोनों मिसाइलों को यूक्रेनी एयर डिफेंस गिराने में नाकाम रहे। जबकि रूस ने 50 कामिकाज़े ड्रोन से हमला किया, जिसमें से यूक्रेन ने 33 को गिराने का दावा किया है। यानी कुल 17 ड्रोन से यूक्रेन में तबाही मची। रूस ने ज़ेलेंस्की के होम टाउन क्रीवी रीह को भी निशाना बनाया। यहां रूस ने कीव की तरह ही बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। क्रीवी रीह में एक रिहायशी बिल्डिंग पर मिसाइल गिरी, जिसकी वजह से 3 लोगों की मौत हो गई और 12 लोग जख्मी हो गए।
अब तक माना जा रहा था कि पुतिन यूक्रेन रूस में हुए हमलों का बदला ले रहे हैं, लेकिन अब खुलासा हुआ है कि पुतिन के गुस्से और बौखलाहट की वजह यूक्रेन में मौजूद परमाणु बम हो सकता है। बाइडेन ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया है कि पुतिन को यूक्रेन में अमेरिकी न्यूक्लियर सेंटर बनने का डर था। पुतिन को शक था कि अमेरिका यूक्रेन में एटम बम रखेगा। बाइडेन ने पुतिन को ऐसा कभी नहीं होने का भरोसा दिया था, लेकिन माना जा रहा है कि इसी डर की वजह से पुतिन ने यूक्रेन पर हमला कर दिया था। कुछ वॉर एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि पुतिन का शक सच साबित हो सकता है और हो सकता है बाइडेन यूक्रेन को एटम बम दे चुके हों। ऐसा अंदेशा इसलिए भी है क्योंकि अब बेलारूस से कीव पर कब्जे का अभियान शुरू किया जा रहा है। बेलारूस से कीव कब्जे के अभियान की शुरुआत कर दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक बेलारूस से कीव पर हमले का प्लान है। बेलारूस से कीव पर कब्जे की कोशिश होगी। फिलहाल बेलारूस यूक्रेन सीमा पर 10,000 सैनिकों की तैनाती है। रूसी टैंक और वाहन भी बॉर्डर पर तैनात हैं। बेलारूस बॉर्डर से रूसी फौज नीप्रो नदी के किनारे से आगे बढ़ सकती है। यहां से कीव की दूरी 150 किलोमीटर से भी कम है। बेलारूस से जंग शुरू होने पर यूक्रेनी सेना की ताकत बढ़ जाएगी। यही वजह है कि बेलारूस के रास्ते आखिरी रण की प्लानिंग है। कुछ ही दिनों में बेलारूस की सेना का रूसी सेना के साथ युद्धाभ्यास होगा। 13,000 रूसी सैनिक बेलारूस भेजे जा रहे हैं। फाइटर जेट और हथियार भी बेलारूस पहुंचेंगे। युद्धाभ्यास के बहाने रूस सैनिकों की भारी तैनाती करने जा रहा है। युद्धाभ्यास के बहाने रूस से बेलारूस में सैनिकों का ट्रांसफर शुरू हो चुका है। माना जा रहा है कि कई बार युद्धाभ्यास कर चुकी दोनों सेनाएं इस बार कीव मिशन के लिए एक साथ रवाना होंगी। अब सवाल है कि रूस और बेलारूस ने अचानक एक जॉइंट फोर्स क्यों तैयार की है? इस फोर्स का मिशन क्या है? माना जा रहा है कि पुतिन ने यह सब यूक्रेन पर नए सिरे से नए इलाके से हमला करने के लिए किया है। रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण और पूर्व में रूस के सैनिकों की कामयाबी की धीमी रफ्तार से बौखलाए रशियन प्रेसिडेंट ने बेलारूस के साथ अटैक का नया प्लान तैयार किया है। बेलारूस से यूक्रेन पर हमले से रूस को बहुत अधिक कामयाबी की उम्मीद है। बेलारूस से हमले का पहला असर यह होगा कि दक्षिण और पूर्व से यूक्रेन की सेना उत्तर में शिफ्ट होगी। इसके अलावा उत्तर में यूक्रेन को अपने घातक हथियार भेजने होंगे। असर नंबर 3, दक्षिण में सैनिक कम होने से रूस के लिए आगे बढ़ना आसान होगा। असर नंबर 4, पूर्वी इलाकों में भी यूक्रेन का जबरदस्त पलटवार कमजोर होगा। असर नंबर 5, दक्षिण और पूर्व में रूस की सेना तेजी से कब्जा अभियान को आगे बढ़ा सकेगी। बेलारूस में जॉइंट फोर्स बनाने से पुतिन को सैनिकों की कमी से भी नहीं जूझना होगा और न ही रूस को दक्षिण और पूर्व से सैनिकों को बेलारूस में शिफ्ट करना होगा। पुतिन की कोशिश है कि वो बेलारूस की सेना की मदद से यूक्रेन पर अटैक करें। हालांकि ब्रिटिश डिफेंस मिनिस्ट्री की रिपोर्ट के मुताबिक रूस सिर्फ यूक्रेन को डराने की कोशिश कर रहा है ताकि यूक्रेन नॉर्थ में सैनिकों की तैनाती करे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और इस वक्त की बड़ी खबर, रूस के तुला में यूक्रेन ने ड्रोन से प्रहार किया है। उजलोवाया ऑयल डिपो में धमाका हुआ है। ऑयल डिपो में कुल 58 तेल टैंक थे। धमाके के बाद ऑयल डिपो में आग लग गई है।
रूस की धरती इस वक्त विनाश की बड़ी आग में जल रही है। यूक्रेन के हमले के बाद रूस के 5 प्रांत धधक रहे हैं। रूस के ऊर्जा और सैन्य ठिकाने, हथियार गोदाम, हथियार फैक्ट्रियां तब जल जगी हैं जब यूक्रेन ने रूस में दूसरा सबसे बड़ा हमला कर दिया। हैरानी की बात यह है कि इस बार भी रूस के एयर डिफेंस सिस्टम हर मोर्चे पर नाकाम साबित हुए। सवाल यही है कि आखिर रूस के एयर डिफेंस सिस्टम बार बार फेल क्यों हो रहे हैं? क्या नेटो ने रूसी एयर डिफेंस और रडार को हैक कर लिया है? जनवरी 2025 इस तारीख को यूक्रेन ने 2025 में रूस की धरती पर सबसे बड़ा हमला किया। 16 जनवरी को यूक्रेन ने ट्रिपल टैप अटैक कर रूस के 8 प्रांतों को दहला दिया। यूक्रेन के हमले के बाद रूस के 8 प्रांत विनाश की बड़ी आग में जलने लगे। 18 जनवरी 2025 इस दिन यूक्रेन ने रूस में दूसरा बड़ा हमला कर दिया। इस बार यूक्रेन ने रूस के 5 प्रांतों को पूरी तरह से दहला दिया। जलते शहर, भस्म होती इमारतें, खाक होते हथियार गोदाम, राख में बदलते ऊर्जा ठिकाने, विनाश का यह भयावह मंजर इस बात का गवाह है कि यूक्रेन के हमले से रूस में बहुत बड़ा जलजला आ गया। अमेरिका से ड्रोन सपोर्ट मिला तो ज़ेलेंस्की सेना के हौसले बुलंद हो गए। यूक्रेनी फोर्स ने नेटो की मदद मिलते ही रूस की धरती पर सीरियल ड्रोन विस्फोट करना शुरू कर दिया। यूक्रेन के हमले से रूस के किस प्रांत में कैसी आग लगी है, अब इसे देखिए। यूक्रेन ने रूस के कलुगा में 15 ड्रोन फायर किए। हमले से कलुगा में ऑयल रिफाइनरी में आग लग गई। यूक्रेन ने वोरोनिश में भी कई धमाके किए, यहां भी रूस की ऑयल रिफाइनरी जल गई। बेलगोरोद में यूक्रेन के हमले से रूस का हथियार गोदाम भस्म हो गया। ब्रियांस्क में यूक्रेन ने 10 ड्रोन फायर किए। 7 ड्रोन को रूस ने इंटरसेप्ट कर लिया, लेकिन बाकी ड्रोन टारगेट को हिट करने में सफल रहे। ब्रियांस्क में यूक्रेन के ड्रोन हमले से रूस की एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल यूनिट खत्म हो गई। रूस के तुला में यूक्रेन के हमले से ऑयल डिपो में आग लग गई। हैरानी की बात यह है कि अब रूसी एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन के हमलों को रोक नहीं पा रहे हैं। सवाल यही है कि आखिर रूस के एयर डिफेंस सिस्टम बार बार क्यों फेल हो रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि यूक्रेन अब नए ड्रोन से हमले कर रहा है। ये ड्रोन देखने में छोटे हैं, लेकिन सटीक हमले करने में माहिर हैं। यूक्रेन अब लेजर गाइडेड ड्रोन से अटैक कर रहा है। यही वजह है कि रूसी एयर डिफेंस चकमा खा रहे हैं। शक यह भी है कि ज़ेलेंस्की सेना नेटो के हथियार को मॉडिफाई कर उसे अपना नाम देकर हमले कर रही है। यही वजह है कि रूस इन हमलों को रोक नहीं पा रहा है।
रूस के खिलाफ नेटो यूक्रेन में बड़ा षड्यंत्र कर रहा है। बायो लैब के बाद अब नेटो ने यूक्रेन में एआई लैब खोल दिया है। एआई तकनीक से नेटो यूक्रेन में खतरनाक हथियार बनाने के लिए शोध कर रहा है। रिपोर्ट तो ये भी है कि एआई हथियार नेटो उसे यूक्रेन में ही टेस्ट कर रहा है। इन परीक्षणों के जरिए नेटो के कई देश अपनी मिसाइल तकनीक को उन्नत कर रहे हैं। नेटो देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एयर डिफेंस बना रहे हैं। एआई तकनीक पर आधारित खतरनाक ड्रोन का भी निर्माण किया जा रहा है। भविष्य में रूस पर एआई हथियारों से हमला करने की रणनीति बनाई गई है। यूक्रेन में अमेरिका का बायो लैब पहले से ही मौजूद है। इस बायो लैब में अमेरिका जैविक हथियार बना रहा है। इन जैविक हथियारों से भी यूक्रेन हमले कर रहा है, लेकिन अब एआई हथियारों से हमले का दौर शुरू होने वाला है। इन हथियारों से हमले शुरू हुए तो रूस यूक्रेन युद्ध बहुत ही भयावह रूप ले लेगा। अमेरिका न सिर्फ यूक्रेन में एआई और जैविक हथियार बना रहा है, बल्कि यूक्रेन को ड्रोन प्रोडक्शन के मामले में आत्मनिर्भर बना रहा है। इसका खुलासा खुद बाइडेन प्रशासन ने किया है। यूक्रेन में घातक ड्रोन बनाने के लिए सिर्फ 2024 में ही अमेरिका ने 13,000 करोड़ रुपए दिए। युद्ध के मैदान में ड्रोन हमले निर्णायक साबित हो रहे हैं। यही वजह है कि यूक्रेन और रूस दोनों ने ही ड्रोन का निर्माण तेज कर दिया है। पुतिन के आदेश पर रूस की हथियार फैक्ट्रियों में बड़े पैमाने पर कामिकाज़े ड्रोन बनाए जा रहे हैं। क्रेमलिन इसलिए परेशान है क्योंकि यूक्रेन न सिर्फ रूस की धरती पर हमले कर रहा है, बल्कि युद्ध के कई मोर्चों पर भी रूसी सेना को जख्म दे रहा है। खेरसोन में यूक्रेन ने रूसी सेना की एक यूनिट को खत्म कर दिया। खार्किव में भी यूक्रेन के हमले में रूस के 7 सैनिक मारे गए। डोनेट्स्क में यूक्रेन ने रूस के ड्रोन को हवा में ही तबाह कर दिया। पोक्रोवस्क के पास यूक्रेन ने रूसी सेना के वाहन को जला दिया। सूमी में यूक्रेन के हमले से रूसी सेना के कई हथियार तबाह हो गए। जाहिर है, रूस के अंदर हो या युद्ध के मैदान में, यूक्रेनी फोर्स के हमले न सिर्फ कामयाब हो रहे हैं, बल्कि रूसी सेना को बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। सवाल यही है कि क्या यूक्रेन के हमले और रूस के खिलाफ नेटो का षड्यंत्र पुतिन और उनकी सेना को एटमी हमला करने पर मजबूर कर देगा? ये वो सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले वक्त में मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। डोनेट्स्क में यूक्रेन ने ड्रोन हमला किया। इस वक्त की बड़ी खबर, रूसी बक M3 एयर डिफेंस नष्ट हो गया है। S-300 का रडार स्टेशन भी नष्ट हुआ है। यूक्रेन रूस की जंग में रणनीतिक मोर्चे पर स्थिति ऐसी बन चुकी है कि जंग को विस्तार मिलना तकरीबन तय मान लिया गया है। रूस का आत्मघाती ड्रोन रोमानिया पर गिरना और नेटो के F-16 की उड़ान ने इस विस्तार पर मोहर भी लगा दी है। लेकिन जंग के विस्तार का कारण क्या है? क्या महज अमेरिका में सत्ता परिवर्तन इसका कारण है, या फिर इस जंग में कोई ऐसा है जो खुद को महाशक्ति के रूप में स्थापित करना चाहता है? देखिए जंग के विस्तार का पूरा समीकरण।
महज कुछ घंटों की बात है, दुनिया के इस पावर सेंटर में बदलाव होते ही यूक्रेन रूस की जंग के भविष्य पर मोहर लग जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति के तौर पर जैसे ही शपथ लेंगे, वैसे ही जंग के रणनीतिक समीकरण खुद ब खुद बदल जाएंगे। ट्रंप के रुख पर पूर्वानुमान इस जंग को शपथ ग्रहण से पहले विस्तार दे रहा है। और रणभूमि में ऐसी स्थिति बनाने का एक ही मकसद है, युद्ध विराम की संभावना को खत्म करके ट्रंप के शपथ ग्रहण के साथ युद्ध को महायुद्ध में बदल दिया जाए। और युद्ध की स्थिति में बदलाव के 3 सबूत आपके सामने हैं। यूक्रेन पर हमला करने वाले रूस के कामिकाज़े ड्रोन रोमानिया तक न सिर्फ पहुंचे हैं, बल्कि रोमानिया की सीमा में ही इस आत्मघाती ड्रोन ने अटैक किया है। इस ड्रोन के रूसी होने की पुष्टि होती है उसके मलबे से, जो डैन्यूब नदी के किनारे मिला है। ये ड्रोन रूस निर्मित घेरान 2 है, जो ईरान के शाहिद 136 ड्रोन की कॉपी है। और इस अटैक के बाद रोमानिया के नेटो बेस ने एयर अलर्ट सायरन बजाना शुरू कर दिया। F-16 फाइटर जेट्स को चौकसी पर लगा दिया गया। रूसी ड्रोन गिराने की खुली छूट दे दी गई। हालांकि रूसी ड्रोन हमले को एक दुर्घटना के तौर पर दिखाया जा रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि इस ड्रोन का टारगेट था सीमावर्ती किलिजा बंदरगाह, जहां नेटो का हथियार गोदाम होने का दावा है। जिसका मतलब है यूरोप तक जंग विस्तार, पुतिन महायुद्ध को तैयार। लेकिन पुतिन ने यूरोप के खिलाफ जंग छेड़ने में जल्दबाजी क्यों की? क्या पुतिन युद्ध विराम के पक्ष में नहीं है, या फिर ट्रंप के शपथ ग्रहण के बाद यूरोपियन देशों को मदद न मिलने को लेकर वो आश्वस्त हैं? सवाल कई हैं, लेकिन सटीक जवाब सिर्फ पुतिन की रणनीति में ही छिपा है। इसलिए इस समय सिर्फ विश्लेषण और अनुमान के आधार पर ही जवाब कारणों में मिलते हैं। इनमें पहला कारण है यूक्रेन में नेटो सेना की एंट्री। दूसरा कारण है यूक्रेनी इंटेलिजेंस को CIA से मदद। तीसरा कारण है ब्रिटेन की यूक्रेन युद्ध में बढ़ती रुचि। और चौथा कारण है शांति सेना के रूप में फ्रंट लाइन पर तैनाती की तैयारी। इन कारणों का युद्ध की जमीन पर अलग अलग विस्तार है, लेकिन मकसद एक है, रूस के खिलाफ जंग में नेटो सेना का इस्तेमाल, जिसकी सिर्फ एक ही वजह है ट्रंप का रुख, जो रूस के प्रति नर्म नजर आ रहा है। इसलिए ट्रंप के शपथ ग्रहण से पहले युद्ध भड़काया जा रहा है, ताकि रूस के हमले को संयुक्त नेटो पर हमला माना जाए। इस स्थिति में समझौते के तहत अमेरिका भी इसे हमला मानेगा, और शपथ ग्रहण के बाद भी ट्रंप यूक्रेन के मोर्चे पर मदद बंद नहीं कर पाएंगे। यहां तक कि नेटो को दिए हथियार भी वापस नहीं ले पाएंगे। और मजबूरी में शपथ ग्रहण के बाद उन्हें महायुद्ध के पहले चरण में उतरना ही पड़ेगा। हालांकि रूस का ड्रोन अटैक एक दुर्घटना हो सकती है, लेकिन इसे माना इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि युद्ध को भड़काने वाले 2 समीकरण इस धमाके से पहले बने हैं, जिसमें ब्रिटेन का यूक्रेन से 100 साल का गठबंधन और रूस ईरान का 20 साल का समझौता शामिल है, जो नेटो के लिए संकट का बड़ा कारण है। ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान रूस की दोस्ती से नेटो पर संकट बढ़ गया है। वहीं ट्रंप अगर नेटो से बाहर जाते हैं तो नेटो अपनी शक्ति खो देगा, अमेरिका अपने हथियार भी वापस ले लेगा। वहीं अमेरिका के बिना नेटो देशों की अर्थव्यवस्था धराशायी हो जाएगी। नेटो देशों के चरमराए राजनीतिक हालात जंग पर हावी हो जाएंगे। यही वजह है कि रूस के ड्रोन विस्फोट के बाद नेटो ने अपने फाइटर जेट्स युद्ध के लिए तैयार कर लिए हैं। लेकिन इस तैयारी के पीछे नेटो देशों का ही भड़काऊ कदम भी है, जिसने रूस को जंग का विस्तार देने पर मजबूर किया। दरअसल इस समय नेटो के कमांडर यूक्रेन के पश्चिमी हिस्से में यूक्रेनी फोर्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं। यानी ट्रेनिंग के बहाने नेटो की फोर्स यूक्रेन पहुंच चुकी है, जिनकी सुरक्षा के लिए पोलैंड में एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए गए हैं।
ये सेना ट्रेनिंग के बाद यूक्रेन की पूर्वी सीमा पर फ्रंट लाइन पर रूस के खिलाफ युद्ध लड़ेगी, जिसका मकसद है रूसी सेना के कब्जे से डॉनबास और क्रीमिया को आजाद कराना। इसके अलावा CIA भी यूक्रेनी इंटेलिजेंस के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम चला रही है, जो बताता है कि यूक्रेन की जिस खुफिया एजेंसी गुर को अमेरिका ने प्रतिबंधित किया था, वो इस युद्ध में इंफॉर्मेशन ट्रांसफर के लिए एक ब्रिज का काम कर रही है, जिससे रूस का भड़कना स्वाभाविक है। और जब बात तैनाती की आती है तो इसमें ब्रिटेन सबसे आगे नजर आता है। इस तैयारी में यूक्रेन के पूर्वी क्षेत्र में ब्रिटेन और मददगार यूरोपियन देशों की सेना तैनात होगी। इसमें फ्रंट लाइन नीपर नदी के पार डॉनबास रीजन की पश्चिमी रेखा है, जिसमें ब्रिटेन 10,000 सैनिक तैनात करने जा रहा है। इसके अलावा ब्रिटेन के कैडेट्स भी सेकेंड लेयर में होंगे, जो रूस के नियंत्रण वाले क्षेत्र को खाली कराने के लिए लड़ेंगे। इसलिए पुतिन ने अपनी रणनीति के तहत जिस दिशा में आगे बढ़ने का फैसला लिया है, वो यूरोप के 6 देशों में विध्वंस के बादल गहरा सकता है। इनमें प्रमुख टारगेट हैं रोमानिया, लिथुआनिया, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड और इन्हें लीड करने की ख्वाहिश रखने वाला ब्रिटेन, जिसका कारण सिर्फ ये है कि पोलैंड ने अपने फाइटर जेट्स रूस के खिलाफ बाहर निकाल लिए हैं। रोमानिया हमले की तैयारी कर रहा था, लिथुआनिया अपनी सेना यूक्रेन भेजने की तैयारी में है, फ्रांस बाल्टिक रीजन में रूस के खिलाफ गश्त कर रहा है, जर्मनी ने रूसी ड्रोन पर हमले की खुली छूट दे दी है और ब्रिटेन अब जंग का नेतृत्व करने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त की बड़ी खबर खेरसौन से। खेरसौन में यूक्रेन ने ड्रोन से प्रहार किया है। रूस के रडार स्टेशन पर हमला हुआ है। हमले में नेबो SVU रडार नष्ट हो गया है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को तबाह करना इजराइल का सबसे बड़ा मकसद है, वरना खतरा यह है कि ईरान इजराइल को तबाह कर सकता है। अब ईरान की रिपोर्ट से पता लगा है कि इजराइल ने ईरान का परमाणु बम बनाने का मिशन रोकने के लिए एक बड़े खुफिया ऑपरेशन को अंजाम दिया है। इसे लेबनान के बीपर ऑपरेशन की तर्ज पर डिजाइन किया गया है। इस ऑपरेशन में मोसाद की यूनिट 8,200 के एजेंट शामिल थे। इस ऑपरेशन का मकसद था ईरान के अंडरग्राउंड परमाणु ठिकानों में विस्फोट करना। देखिए इजराइल ने कैसे इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। 19 अप्रैल 2024 ये वो तारीख है जब इजराइल ने ईरान पर मिसाइल हमले किए और इनके टारगेट पर थे ईरान के परमाणु ठिकाने। इसके बाद 26 अक्टूबर 2024 को ईरान पर एक बार फिर इजरायली वायु सेना ने हमले किए। इजराइल के फाइटर जेट्स ने ईरान के कई शहरों पर मिसाइल और बम हमले किए। छब्बीस अक्टूबर के हमले के लिए इजराइल ने वायुसेना की कई स्क्वाड्रन तैयार की। हमले के लिए लॉन्ग रेंज रॉक्स मिसाइलें चुनी गई। F-15, F-16 और F-35 फाइटर जेट्स पर 40 मिसाइलें लोड करके ईरान पर हमले किए गए। इजराइल का प्लान था कि ईरान के अंडरग्राउंड परमाणु ठिकानों पर मिसाइल हमले किए जाएं, लेकिन अमेरिका की पाबंदी के चलते वो ऐसा नहीं कर पाए। हालांकि 26 अक्टूबर के हमले में इजरायली वायुसेना ईरान के नतांज न्यूक्लियर प्लांट परिसर में हमला करने में कामयाब रही। नतांज न्यूक्लियर प्लांट के बाहर तैनात रडार ध्वस्त कर दिया गया। लेकिन अमेरिका की पाबंदी के चलते परमाणु ठिकाने पर बम नहीं बरसाए गए। बेंजामिन इससे खासे नाराज थे और यहीं से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को तबाह करने की जिम्मेदारी मोसाद को दी गई। अक्टूबर 2024 में ईरान बड़े पैमाने पर यूरेनियम एनरिचमेंट कर रहा था और उसके पास जरूरत से कम सेंट्रीफ्यूज फैसिलिटी थी।
न्यूक्लियर पावर प्लांट या परमाणु बम के लिए यूरेनियम का एनरिचमेंट करना होता है। यूरेनियम को सेंट्रीफ्यूज में डालकर उसे घुमाकर उसके आइसोटोप्स अलग किए जाते हैं। ईरान को एनरिचमेंट के लिए बड़ी सेंट्रीफ्यूज यूनिट की जरूरत थी। अमेरिकी पाबंदियों के चलते ईरान को सेंट्रीफ्यूज मिलने नामुमकिन थे। ईरान के लिए सबसे जरूरी थे सेंट्रीफ्यूज। ईरान सेंट्रीफ्यूज बनाने वाली किसी कंपनी से सौदा नहीं कर सकता था। ईरान को अलग अलग डीलर से सीक्रेट डील करनी थी। ईरान के सामने चुनौती थी कि इस डील की भनक अमेरिका या इजराइल को ना लगे। ईरानी रिपोर्ट्स के मुताबिक यह सेंट्रीफ्यूज का सौदा नवंबर की शुरुआत में स्वीडन के एक डीलर से किया गया और सौदे के कुछ ही दिन बाद मोसाद ने ऑपरेशन एक्सप्लोसिव शुरू कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर की शुरुआत में ईरानी परमाणु कार्यक्रम के एक टॉप ऑफिशियल ने स्वीडन का दौरा किया और वहां सेंट्रीफ्यूज डीजल से मुलाकात की। इस मुलाकात में कई सेंट्रीफ्यूज यूनिट की डील पक्की हुई, जिन्हें कई कंसाइनमेंट में ईरान को सप्लाई किया जाना था। जैसे ही सौदा फिक्स हुआ, इसकी भनक इजराइल को लगी और मोसाद के एजेंट्स ने स्वीडन के डीलर के साथ संपर्क किया। मोसाद के एजेंट्स ने स्वीडन के डीलर को मोटी रकम देकर सेंट्रीफ्यूज में विस्फोटक लगाने के लिए सहमत कर लिया। हिजबुल्लाह के पेजर की तरह ही सेंट्रीफ्यूज में विस्फोटक ऐसे फिट किए गए जिससे उन्हें ट्रेस नहीं किया जा सकता था। मोसाद के एजेंट्स का काम पूरा होने के बाद स्वीडन से सेंट्रीफ्यूज तेहरान भेज दिए गए। लेकिन हिजबुल्लाह लड़ाकों के पेजर में विस्फोट होने के बाद ईरान ज्यादा सतर्क था और सेंट्रीफ्यूज की गहनता से जांच के बाद इनमें लगे विस्फोटकों की जानकारी मिली। पेजेश्कियान शासन में उपराष्ट्रपति मोहम्मद जवाद जरीफ ने इसी हफ्ते ये जानकारी सार्वजनिक की है। जरीफ ने कहा है कि ईरानी एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने सेंट्रीफ्यूज प्लेटफॉर्म खरीदे जिसमें इजराइल ने विस्फोटक लगा दिए। इससे पहले 2020 में नतांज न्यूक्लियर प्लांट में रहस्यमय विस्फोट हुआ था। इसके पीछे भी इजराइल का हाथ था। इजराइल की वायुसेना और मिसाइल फोर्सेस ईरानी परमाणु कार्यक्रम के लिए सबसे बड़ा खतरा है और इस खतरे से बचने के लिए ईरान ने अब रूस की मदद ली है। ईरान और रूस के राष्ट्रपति ने अगले 20 साल के लिए रक्षा सहयोग करार पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, जिसमें 6 अहम बिंदु हैं। पहला, सुरक्षा और रक्षा समझौता। दूसरा, राष्ट्रीय खतरे पर परस्पर सहयोग। तीसरा, परस्पर राष्ट्रीय संप्रभुता पर प्रतिबद्धता। चौथा, ऊर्जा क्षेत्र में आर्थिक सहयोग। पांचवा, अंतर्राष्ट्रीय सौदों में नया पेमेंट सिस्टम। छठा, परमाणु ऊर्जा विकास में साझा प्रयास। यही वो मुद्दा है जिसके बारे में अमेरिका और इजराइल को शक है कि रूस ईरान के बीच परमाणु करार हो चुका है और रूस की मदद से ईरान बहुत जल्द परमाणु बम बना लेगा। रूस के पास यूरेनियम का पर्याप्त भंडार है। रूस के पास यूरेनियम एनरिचमेंट का बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। रूस परमाणु बम बनाने की तकनीक ईरान को दे सकता है। रूस ईरानी मिसाइलों में फिट होने वाले बम विकसित करने में मदद दे सकता है। यानी यूरेनियम एनरिचमेंट से लेकर बम प्रोडक्शन और वॉरहेड लॉन्चर तक रूस ईरान को मदद पहुंचाने में जुट गया है। इस ऑपरेशन में इजराइल चाहकर भी सबोटाज नहीं कर सकता है। अब ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने का एकमात्र रास्ता उसके ठिकानों पर हमले करना है और ऐसा हुआ तो अरब से महासंग्राम की चिंगारी भड़कनी तय है।
ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। कटिंग एज तकनीक के दौर में पुतिन ने कोल्ड वॉर में इस्तेमाल किए गए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस वेपन से युद्ध को पूरी तरह बदल दिया है। आज के दौर में जब फाइटर जेट, रडार और सैटेलाइट कम्युनिकेशन का यूज कर रहे हैं, पुतिन ने GPS जैम करके लंदन से चले रायन एयर के विमान को लैंडिंग टालने पर मजबूर कर दिया, जिससे पूरे यूरोप में हड़कंप मच गया। सोलह जनवरी को आसमान में उड़ते हुए रायन एयर के विमान की मंजिल थी लिथुआनिया की राजधानी विल्नियस। विल्नियस के रनवे की ओर बढ़ते हुए इस विमान के पायलट ने कंट्रोल टावर से संपर्क साधा। 700 फीट की ऊंचाई तक सब ठीक था। विल्नियस के कंट्रोल टावर ने लैंडिंग की अनुमति दे दी थी, लेकिन एकाएक रायन एयर के कंप्यूटर सिस्टम में गड़बड़ी आ गई। रनवे की ओर बढ़ते पायलट ने खतरे को भांपकर मे डे का ऐलान कर दिया। अचानक रनवे की ओर बढ़ते विमान ने फ्लाइट रूट बदला। विमान के अंदर बैठे यात्रियों को झटके लगे और तनाव बढ़ने लगा। रायन एयर के विमान ने रूट बदला और पोलैंड के वॉर्सो में लैंडिंग की। जांच में पता लगा कि विमान को अचानक GPS सिग्नल मिलने बंद हो गए थे। पोलैंड मिलिट्री इंटेलिजेंस का दावा है कि विमान पर रूस ने हैक अटैक किया था। पोलैंड मिलिट्री इंटेलिजेंस का दावा है कि रूस ने फ्लाइट ऑपरेशन को बाधित करने के लिए कोल्ड वॉर के दौरान तैयार किए गए हथियार EMP का इस्तेमाल बढ़ा दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने कैलिनिनग्राद में EMP वेपन तैनात कर रखा है। इससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे निकलती हैं जो रेडियो, GPS और सैटेलाइट के सिग्नल को जाम कर देती हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में मददगार देशों के सैन्य और नागरिक विमानों पर लगातार हैक अटैक करता आ रहा है। रायन एयर का विमान इसका शिकार 16 जनवरी को हुआ। ये रणनीति रूस के हाइब्रिड वॉर का हिस्सा है और नेटो के सैन्य और आधिकारिक विमान भी बार बार इसका शिकार हो रहे हैं। रूस इस हथियार से ब्रिटेन के पूर्व रक्षा मंत्री ग्रैंड शैप्स के विमान पर भी हमला कर चुका है। 15 मार्च को रूस ने ग्रैंड शैप्स के विमान पर हैक अटैक किया। ये हैक अटैक रूस ने कैलिनिनग्राद बेस से किया। 30 मिनट तक विमान का GPS, कम्युनिकेशन, नेविगेशन सिस्टम बंद रहा। 30 मिनट तक विमान फेल सेफ सिस्टम के जरिए उड़ान भरता रहा। कैलिनिनग्राद की रेंज से बाहर निकलकर विमान सामान्य हालत में लौटा। तकनीक के दौर में पुतिन ने तकनीकी मदद को ध्वस्त करने के लिए 1962 में बनाए EMP का सहारा लिया है। और रिपोर्ट यह भी है कि हाइब्रिड वॉर में ही पुतिन यूरोप में बड़े एयर अटैक की तैयारी कर रहे हैं। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने कहा है कि रूसी खुफिया एजेंसी बड़ी साजिश रच रही है। पोलैंड के प्रधानमंत्री ने कहा है कि पॉलिश एयरलाइंस रूस के निशाने पर है। इसके अलावा युद्ध में यूक्रेन के मददगार देशों के विमानों में भी धमाके कराए जा सकते हैं। रूसी खुफिया एजेंसी विमानों पर हैक अटैक बढ़ाने वाली है। इसके साथ ही यात्री विमानों में विस्फोटक भी लगाए जाने की साजिश है। दिसंबर में ही रूस के डिफेंस सिस्टम की मिसाइल से अजरबैजान का एक यात्री विमान क्षतिग्रस्त होकर क्रैश लैंडिंग का शिकार हुआ। इस दुर्घटना के बाद राष्ट्रपति पुतिन को अजरबैजान से माफी भी मांगनी पड़ी। लेकिन यूरोप के खिलाफ किए जा रहे EMP हमले रणनीति का हिस्सा है और इन हमलों से कभी भी बड़ा एयर क्रैश हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। रूस यूक्रेन के युद्ध को विस्तार मिलना तय है, लेकिन नेटो के खिलाफ
वृहद स्तर पर जंग की शुरुआत हो इससे पहले पुतिन चाहते हैं कि उनकी जमीन यानी कुर्स्क को यूक्रेनी सेना से आजाद करा लिया जाए। और ये सोचना स्वाभाविक भी है क्योंकि आने वाले दिनों में जो समीकरण बनेंगे वो पुतिन के पक्ष में होंगे या नहीं, ये खुद पुतिन भी नहीं जानते। इसीलिए कुर्स्क के मोर्चे पर पुतिन ने पूरी ताकत झोंक दी है। देखिए कुर्स्क पर यह स्पेशल रिपोर्ट। कुर्स्क में अंतिम युद्ध, रूस ने झोंका बारूद। रूस यूक्रेन की जंग में पूर्वी यूक्रेन को जितना नुकसान हुआ है उतना ही नुकसान पश्चिमी रूस को भी पहुंचाने के उद्देश्य से ज़ेलेंस्की के लड़ाके उतरे तो जरूर थे, लेकिन पुतिन सेना ने इस जंग को अब अलग ही मोड़ पर खड़ा कर दिया है। अब टारगेटेड हमलों के लिए ऐसे हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे बच पाना कुर्स्क में मौजूद यूक्रेनी सेना के लिए आसान नहीं होगा। कुर्स्क में यूक्रेनी सेना पर फैब से हमले शुरू कर दिए हैं। और ये हमले इतने घातक हैं कि यूक्रेनी सेना का बच पाना अब नामुमकिन लग रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसे समझने से पहले रूस की कुर्स्क में हुई कार्रवाई पर एक नजर डाल लीजिए। यह हमला रूस की वायु सेना ने यूक्रेनी सेना को निशाना बनाकर किया है, जिसमें फैब का इस्तेमाल किया गया, यानी वो हाई एक्सप्लोसिव बम जिसका वजन 500 किलो से शुरू होता है, जिसका असर क्या हुआ होगा ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। इस हमले के लिए रूस ने Su-35C मल्टी रोल फाइटर और Su-34 बम वर्षकों का इस्तेमाल किया है। ठीक ऐसे ही कुर्स्क के चरकास्की पोरेशनी में पहुंची यूक्रेनी सेना पर रूस का यह हमला बताता है कि इस क्षेत्र में ज़ेलेंस्की के लड़ाकों का टिक पाना अब असंभव है, क्योंकि सेना ही नहीं उनके उपकरण भी ध्वस्त किए जा रहे हैं। इसके अलावा यूक्रेनी सैनिकों को मारने के बजाय रूसी सेना ने आखिरी बार सरेंडर करने का मौका भी दिया है, जिसके लिए उन्होंने आसमान से पर्चे फेंके हैं। और ज़ेलेंस्की को भी एहसास कराया गया है कि यूक्रेनी सेना को कुर्स्क में तबाही के मुहाने पर भेजा गया है, जिनकी वापसी का रास्ता बंद हो चुका है। यानी कुर्स्क से यूक्रेनी सेना के पतन के लिए टीम पुतिन ने पूरी ताकत झोंक दी है। जमीन क्षेत्र में बढ़त बनाने के लिए किलर दस्ते को भी एक्टिवेट कर दिया है। ये दस्ता है अखमत लड़ाकों का। पुतिन ने अखमत लड़ाकों और पैराट्रूपर्स को जंग में उतार दिया है। ये अखमत लड़ाके यूक्रेन के हर हमले पर तुरंत जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। इन्हीं अखमत लड़ाकों ने 490 वर्ग मील क्षेत्र को आजाद करा लिया है। यूक्रेन के सैनिकों को एक क्षेत्र तक सीमित कर दिया है। जिसके बाद रूस की एयरबॉर्न फोर्स की यूनिट्स ने विध्वंसक हमले शुरू कर दिए, यहां तक कि यूक्रेनी फोर्स की कार्रवाई को भी विफल कर दिया। जिसके बाद रूसी सेना कुर्स्क में सभी दिशाओं से आगे बढ़ने लगी है। यूक्रेन के रिजर्व सैनिकों की तैनाती को विफल कर दिया है। कुर्स्क प्रांत के 4 शहरों को खाली करा लिया गया है और यूक्रेनी सैनिक समेत उनके हथियार नष्ट कर दिए हैं।
रूस की इस कार्रवाई के पीछे सिर्फ दो कारण है, जिसमें अपनी जमीन को यूक्रेनी सेना से आजाद कराना तो शामिल है ही, साथ ही रणनीतिक बढ़त के साथ अपने सहयोगियों की सुरक्षा करना भी है। यानी ट्रंप के शपथ ग्रहण से पहले कुर्स्क की आजादी और नॉर्थ कोरियाई सैनिकों की सुरक्षा, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि कुर्स्क में तैनात नॉर्थ कोरियाई सेना अप्रैल तक पूरी तरह खत्म हो सकती है और इस नुकसान को उठाने के लिए पुतिन तैयार नहीं है। वहीं ट्रंप के शपथ ग्रहण से पहले पुतिन कुर्स्क को पूरी तरह से आजाद कराना चाहते हैं, ताकि युद्ध विराम की स्थिति बनती है तो यूक्रेन समझौते में शर्तों का भार न डाल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। एक दिन बाद यानी 20 जनवरी को अमेरिका में ट्रंप का शपथ ग्रहण होगा। 20 जनवरी को ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे, लेकिन ट्रंप की शपथ पर प्रचंड ठंड और बर्फीले तूफान का ग्रहण लग गया है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद ट्रंप की ताजपोशी के कार्यक्रम में अब परिवर्तन हो गया है। I, Donald John Trump, do solemnly swear. 20 जनवरी 2025, इसी तारीख को अमेरिका में सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। 20 जनवरी को ही अमेरिका में ट्रंप का आगमन होने जा रहा है। 20 तारीख से ही अमेरिका में ट्रंप के दूसरे शासन की शुरुआत होगी। 20 जनवरी को ट्रंप का शपथ ग्रहण होगा, लेकिन इस शपथ ग्रहण पर प्रचंड ठंड और बर्फबारी का ग्रहण लग गया है। अमेरिकी मौसम विभाग के मुताबिक 20 जनवरी को अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में कड़ाके की सर्दी पड़ने वाली है। सर्द हवाएं चलेंगी, बर्फबारी की भी आशंका है। इसी प्रचंड ठंड को देखते हुए ट्रंप की ताजपोशी इंडोर स्टेडियम में होगी। अमेरिका में राष्ट्रपति की ताजपोशी खुले आसमान के नीचे होती है, लेकिन इस बार सर्दी की वजह से ऐसा नहीं होगा। इस बार ट्रंप का शपथ ग्रहण कैपिटल डोम में मौजूद कैपिटल रोटुंडा में होगा। कैपिटल रोटुंडा में आखिरी बार 1985 में रोनाल्ड रीगन की ताजपोशी हुई थी। उस वक्त भी खराब मौसम की वजह से ही इंडोर शपथ ग्रहण हुआ था। डोनाल्ड ट्रंप ने सर्दी को देखते हुए लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है। उधर न सिर्फ व्हाइट हाउस और कैपिटल डोम बल्कि पूरे वॉशिंगटन डीसी की सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई। हेलीकॉप्टर से पूरे शहर की लगातार निगरानी की जा रही है। अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट मोड में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अमेरिका के हवाई में फिर ज्वालामुखी लावा उगल रहा है। इस ज्वालामुखी का नाम है किलियाउआ ज्वालामुखी। वोल्केनो में हल्के धमाके के साथ शुक्रवार रात से लगातार लावा निकल रहा है। आसमान में काले धुएं और राख की परत भी छा गई है। फिलहाल यहां आसपास बसे लोगों के लिए खतरे की बात नहीं है, लेकिन लोगों को हवा में घुल रही गैस की वजह से अलर्ट रहने को कहा गया है। चारों ओर समुद्र, बीच में आग उगलता पहाड़। आसमान में काला धुआं उठ रहा है और पहाड़ से नीचे आ रहा है गर्म खौलता हुआ लावा। ये तस्वीरें धरती के भीतर बड़ी हलचल के सबूत हैं। समुद्र से घिरे इलाके में धरती के भीतर कितनी गर्मी है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। तस्वीरें किलाउआ ज्वालामुखी की है। अमेरिका के हवाई द्वीप में मौजूद दुनिया के सबसे एक्टिव ज्वालामुखी किलाउआ में फिर विस्फोट हुआ। विस्फोट के बाद लावा कई फीट ऊपर उठकर जमीन पर फैल गया। दिसंबर से अब तक 4 बार ज्वालामुखी में विस्फोट हो चुका है। ज्वालामुखी में धमाकों की शुरुआत 23 दिसंबर को हुई थी। ये ज्वालामुखी साल 1983 से एक्टिव है और समय समय पर इसमें विस्फोट होते रहते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट से निकली गैस लोगों को नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए अलर्ट जारी किया गया है।
ज्वालामुखी से निकलने वाला सल्फर डाइऑक्साइड वायुमंडल में मौजूद अन्य गैसों के साथ मिलकर इंसानों और जानवरों के साथ साथ फसलों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। हवाई द्वीप में 6 एक्टिव ज्वालामुखी हैं। किलाउआ सबसे अधिक एक्टिव माना जाता है। कुदरत के विशाल खजाने की एक अनोखी चीज ये ज्वालामुखी भी है। कभी कभी ये इंसानों के लिए मुश्किलों की वजह बनता है तो कभी हैरानी का सबब। अमेरिका की इस ज्वालामुखी ने अब तक इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाया है, इसलिए लोग इसकी खूबसूरत तस्वीरों को शेयर कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त की बड़ी खबर, डोनेस्क में रूसी सेना ने बड़ा हमला किया है। हमले में यूक्रेनी डिफेंस लाइन ध्वस्त हो गई है। कई यूक्रेनी ठिकानों पर रूस ने कब्जा कर लिया है। रूस के S-400 रडार स्टेशन पर हमला हुआ है। बेलगोरोद में S-400 रडार सिस्टम निशाना पर था। रूस के एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल डिवीजन पर इस दौरान अटैक किया गया है। यूक्रेन का दावा है कि S-400 का रडार सिस्टम तबाह हो गया है। रूस में रडार कंपनी के ठिकानों पर भी हमला हुआ है।